स्टूडेंट्स, समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 5 सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इससे पहले समष्टि अर्थशास्त्र के 4 चैप्टर में बता चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, ज़रूर देखिएगा। आपके हित की बात है, आपके स्टडी के लिए सही रहेगा। चलिए हम बात करेंगे बजट की। बजट क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसके उद्देश्य क्या है, पूरी वीडियो को देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। हाँ, ये किनारे जो बेल आइकन को दिखा रहे हैं ना, टन 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 कर दीजिएगा। जैसे ही मेरा कोई वीडियो आएगा अब तक टन से अब तक पहुंच जाएगा। शुरू करते हैं बजट के बारे में। बजट क्या होता है? सबसे पहले बजट का अर्थ। बजट जैसे कि नॉर्मली हम जानते हैं, अपने घर में बजट बनाते हैं जिसमें हमारी इनकम और अपनी एक्सपेंसेस का पूरा ब्यौरा होता है, लिख के रखते हैं कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ। इसी तरीके से सरकार का भी बजट होता है। सरकार का बजट एक वित्तीय वर्ष का होता है और यहाँ पर वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेखांकन वर्ष भी कहते हैं। भारत में इंडिया का अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस एक साल की अवधि के दौरान सरकार की जितने भी प्राप्ति यानी कि आय है और सरकार की जितनी व्यय है उनके अनुमानों का विवरण, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं हो सकता। बजट में सरकार का जो खर्च होता है, ये सरकार का जो इनकम होता है वो अनुमानित होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आगामी वर्ष के लिए होता है, यानी कि आने वाले साल का। और भाई आने वाले साल में कितना इनकम होगा, कितना खर्चा होगा, कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। और वो एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का पूरा स्टेटमेंट होता है सरकारी बजट। सरकारी बजट सरकार की राजकोषीय नीति, जिसे हम बजटीय नीति के नाम से जानते हैं, को प्रकट करती है। और राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार के जो क्रियाविधि है, सरकार के जो नीतियां हैं, उन सब का ब्यौरा होता है, इसलिए इसको राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। सरकारी बजट को प्रोफेसर टेलर, एक महान अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने परिभाषित किया है कि बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। मतलब वित्त से संबंधित पूरी योजना तैयार किया जाता है, इसलिए इसको मास्टर वित्तीय योजना कहते हैं। यह आगामी आय के अनुमान और बजट वर्ष के प्रस्तावित व्ययों का अनुमान साथ साथ प्रकट करती है। मतलब आय कितना होना है और कहाँ कहाँ कितना व्यय प्रस्तावित है, इसके अनुमानों का विवरण होता है जो एक साथ प्रकट किया जाता है। समझ में आ गया आपको? बजट किसे कहते हैं? बजट का मतलब सरकार के आय और व्यय का एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होता है। अब बजट का उद्देश्य क्या होता है? अगर बजट के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य होता है देश की आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदर्शित करना। बजट के अंतर्गत ऐसे प्रावधान किए जाते हैं, इस प्रकार से बजट को तैयार किया जाता है ताकि देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके, संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके। जिस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है या जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो गरीब राज्य है, उन पर ज़्यादा फोकस करना, वहाँ पर महत्वपूर्ण विकास संबंधित योजनाओं को लाना, ये बजट का उद्देश्य होता है। आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण। आय और संपत्ति के पुनर्वितरण का मतलब होता है देश में अगर कहीं अमीरी ज़्यादा है, कहीं गरीबी ज़्यादा है, तो इस अमीरी और गरीबी के बीच को खाई को पाटने के लिए बजट के माध्यम से जो है प्रावधान रखा जाता है, जिसको बोलते हैं हम टैक्स। जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, जिनकी इनकम कम है उनको टैक्स घटा दिया जाता है या पूरी तरीके से जीरो कर दिया जाता है, जिससे समाज में आय का पुनर्वितरण हो सके, अमीर और गरीबी के बीच की जो दूरी है कम किया जा सके। देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बजट के माध्यम से कार्य किया जाता है। महंगाई बढ़ाने को घटाने के लिए किस तरह से योजनाएं लाया जाए या फिर कोई मंदी की स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए, ये समस्त प्रकार के प्रावधान काम जो है बजट के माध्यम से होता है। अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी के पहले हफ्ते में आप देश का बजट आ जाएगा और उस बजट में अंतर्गत सारी प्रकार की योजनाएं, कौन सी योजनाएं कहाँ पर लागू होंगी, ये सब दिखाया जाएगा।
रोजगार का सृजन बजट का प्रमुख उद्देश्य होता है देश के नागरिकों के लिए रोजगार सृजित किया जाना, ताकि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध करना, बजट के माध्यम से ही जिस सरकारी कंपनियां हैं उनके लिए प्रबंध किया जाता है, उनका मैनेजमेंट किया जाता है। नई कंपनी खोलना है या पुरानी कंपनी का विनिवेश करना है, किसी में ज़्यादा पूंजी डालना, ये सारा काम बजट के माध्यम से ही किया जाता है। ये तो हुआ बजट। अब बजट को पढ़ने के बाद एक चीज पढ़ना रहता है कि बजट में क्या क्या आता है, जिसको बोलते हैं बजट के संघटक या संरचना। बजट की संरचना किस प्रकार से होती है। अगर हम भारतीय बजट की संरचना की हम बात करें तो हमारे बजट के दो प्रमुख अंग हैं, एक है बजट प्राप्तियां और एक है बजट व्यय। और बजट प्राप्तियां बजट व्यय को भी दो वर्गों में बांटा गया है, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। उसी प्रकार से व्यय के भी दो घटक है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। आज की इस वीडियो में हम इन चारों को डिटेल से पढ़ेंगे। क्या होता है राजस्व प्राप्तियां, क्या होती है पूंजीगत प्राप्तियां, इन सब के बारे में विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले बजट प्राप्तियां, इंग्लिश में बोलते हैं बजट रिसिप्ट्स। क्या होती हैं। एक वित्तीय वर्ष में सरकार को जितने भी सरकार की विभिन्न स्रोत है, अलग अलग सोर्स से जितने भी मौद्रिक आय की प्राप्ति होती है उसे बजट प्राप्तियां कहते हैं। बजट प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। जिसमें राजस्व प्राप्तियों की अगर बात करें, राजस्व प्राप्तियां सरकार की ऐसी प्राप्तियां होती हैं या फिर ऐसी इनकम है जिससे सरकार की किसी प्रकार की देयता उत्पन्न नहीं होती है। और यहाँ पर देयता का मतलब होता है सरकार की लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है सरकार के किसी प्रकार से सरकार का कर्ज नहीं बढ़ता है, सरकार की लायबिलिटी नहीं बढ़ती है। साथ ही साथ निस्बे से ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती है, यानी कि सरकार के जो दायित्व है, सरकार की परिसंपत्तियां हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, एक है कर प्राप्तियां, दूसरी है गैर कर प्राप्तियां। डैट मीन्स टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। जिसमें टैक्स रिसिप्ट भी दो प्रकार की होती हैं, एक है प्रत्यक्ष कर, दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष कर। कर प्राप्तियों की अगर बात करें तो कर प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जो सरकार अपने टैक्स या फिर शुल्क संबंधित जो है योजनाओं को लागू करके अर्जित करती है, यानी कि सरकार के टैक्स के या अलग अलग ड्यूटीज से जो प्राप्त होती है उसे हम कर प्राप्तियां कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन के आता है कि टैक्स किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स या व्हाट इज टैक्स। टैक्स के बारे में जाने तो टैक्स वास्तव में सरकार को दिया गया एक अनिवार्य या आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म के द्वारा दिया जाता है। और ये एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले में आप कहें कि हमें कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होता। यानी कि ये प्रतिफल रहित भुगतान होता है जिसके बदले में करदाता को किसी प्रकार की कोई प्रतिफल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में अगर कर की विशेषताओं की बात करते हैं तो कर की चार प्रमुख विशेषताएं। नंबर एक, कर एक अनिवार्य भुगतान है, यानी कि जिस पर लगाया जाता है सबको अनिवार्य रूप से देना पड़ता है, ठीक है ना। कर आय का प्रयोग समाज हित के लिए किया जाता है, यानी कि जो सरकार की कर से प्राप्त होने वाली जो आय है उसका प्रयोग देश हित में किया जाता है, देश के विकास के लिए किया जाता है, विकास संबंधी कार्यों को चलाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा करदाता को कर के बदले में कोई विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। आप कहेंगे कि आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको इसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। टैक्स सरकार लेगी, जो कंपलसरी पेमेंट है आपका, और सरकार उसका प्रयोग केवल आपके लिए नहीं सबके लिए करेगी। यह प्रतिफल रहित त्याग होता है, आप अपने आय का हिस्सा सरकार को देते हैं जिसके बदले में कुछ नहीं मिलता, इसलिए इसको प्रतिफल रहित कहा जाता है, यानी कि इसके बदले में आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता। और ये जो कर है, कर के दो प्रकार है, एक है आपका प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स वे टैक्स होते हैं जिस पर टैक्स लगाया जाता है वही व्यक्ति उसको पेमेंट करता है, यानी कि वह कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को उसका भार उठाना पड़ता है, उसी को चुकाना पड़ता है।
इस टैक्स को वो ना टाल सकता है ना किसी और के नाम हस्तांतरित कर सकता है। ये नहीं कि जैसे राम पर टैक्स लगाया गया तो उसका पेमेंट राम ही करेगा, राम अपने भाई को नहीं कह सके मेरे भाई से ले लो। आपका टैक्स है, आप पर लगाया गया है, तो आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा और हर हालत में पेमेंट करना पड़ेगा। और इस टैक्स के प्रमुख उदाहरणों की बात करें, जैसे इनकम टैक्स लोगों की इनकम पर लगाया जाता है, लोग जिसकी जितनी इनकम उस पर उतना टैक्स। निगम कर, ठीक है ना, कंपनियों पर लगाया जाता है। उपहार कर, व्यक्तियों के मिलने वाले उपहारों पर लगाया कर है। ऐसे कर, इस तरह के कर को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, क्योंकि ये उसी व्यक्ति पर लगाया जाता है जिसको इन सब का पेमेंट करना होता है। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर इसका बिल्कुल ठीक विपरीत है। प्रत्यक्ष कर उसी को पेमेंट करना होता है जिस पर लगाया जाता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भुगतान वो ना करके पूर्ण रूप से या फिर पार्शियल रूप से यानी कि आंशिक रूप से कोई और कर सकता है। यानी कि इस कर का ऐसा कर होता है जहाँ पर जिस पर व्यक्ति पर लगता है वो इसको हस्तांतरित कर देता है किसी और व्यक्ति पर, ठीक है ना। जैसे जीएसटी है, जीएसटी दुकानदारों पर लगाया जाता है, बिजनेसमैन पर लगाया जाता है, लेकिन ये जीएसटी किससे वसूल किया जाता है? कस्टमर से वसूल किया जाता है। यानी कि देना दुकानदारों को है लेकिन वसूला कस्टमर से जाता है। तो ऐसे को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर ऐसा पेमेंट होता है जो हर किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेमेंट करना ही होता है, ठीक है ना। कोई नहीं बच सकता, ना बच्चा, ना बूढ़ा, ना जवान, ना वैक्स, ना अवैक्स, सबको देना ही पड़ता है। सीमा शुल्क, सीमा पर लगने वाला शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर का ही एक हिस्सा है। तो ये तो हुई आपकी टैक्सेबल रिसिप्ट्स की बात। अब दूसरा है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, यानी कि ऐसे टैक्स, ऐसी रिसिप्ट सरकार की जो करों को छोड़ के अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है, ठीक है ना। टैक्स को छोड़ के दूसरे भी जो भी सोर्सेज है वहाँ से सरकार को प्राप्त होती है। और इन प्रमुख सोर्सों की अगर बात करें जिसमें कौन कौन है, सबसे पहला है लाइसेंस, फीस या परमिट। फीस का मतलब क्या होता है? सरकार के से कोई काम कराने के बदले में, ठीक है ना, वो फीस लिया जाता है। जैसे आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपसे फीस थोड़ा बहुत लिया जाता है। आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहे हैं तो वहाँ से आपकी रसीद चार्ज काटा जाता है, ठीक है ना। लाइसेंस का मतलब होता है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, गाड़ी का लाइसेंस बनाते हैं, दुकान खोलने का लाइसेंस बनाते हैं, तो ये लाइसेंस या परमिट उसको बोलते हैं। यहाँ से भी सरकार को इनकम की प्राप्ति होती है। दूसरा होता है स्टेट, यानी कि जब्त संपत्तियाँ। कुछ संपत्ति ऐसी होती हैं जिन पर कोई भी व्यक्ति कभी भी इसका दावा नहीं करता है, यानी कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, दावा करने वाला नहीं होता है, वो लास्ट में सरकार के नाम हस्तांतरित किया जाता है। जुर्माना या जब्ती, ये एक ऐसा सरकार की प्राप्ति होती है जो सरकार के बनाए गए कानून के तोड़ने के बदले वसूला जाता है। आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो आपका चालान काट दिया जाता है, बदले में आप कुछ फीस भरते हैं, तो वो सरकार के बनाया लगाया गया जुर्माना जिसे सरकार की प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके अलावा सरकार की कुछ कंपनियां होती हैं जो सरकार के अधीन काम करती हैं, सरकार के द्वारा चलाया जाता है। उन कंपनियों से भी सरकार को आय की प्राप्ति होती है। तो ये सब जो प्राप्तियां हैं अपने पढ़ी है, ये सब कौन सी प्राप्तियां हैं? राजस्व प्राप्तियां हैं। और राजस्व प्राप्तियों के बाद हम बात करेंगे पूंजीगत प्राप्तियों की। पूंजीगत प्राप्तियां वास्तव में ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है, यानी कि सरकार की लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, यानी कि सरकार का कर्जा बढ़ता है, या फिर सरकार की संपत्तियां कम हो जाती हैं। अब कर्जा और संपत्तियां, कर्जे के बढ़ने, संपत्तियों कम होने का मतलब क्या होता है? पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब होता है सरकार की ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए या तो कहीं से ये लोन लेती हैं सरकार, या फिर कहीं से जो है बॉन्ड वगैरह परचेज करती है। यह सरकार की संपत्तियां कम होने का मतलब होता है सरकार अपनी कंपनियों को बेच देती है, अपने शेयरों को बेच देती हैं, इससे पैसा तो आ जाता है लेकिन संपत्तियां चली जाती हैं। अगर पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें, तीन प्रमुख प्राप्तियां होती हैं पूंजीगत में, जिसमें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है ऋणों की वसूली। सरकार ने किसी को ऋण दिया हुआ है तो उसकी वसूली कर, मान लीजिए सरकार ने अमेरिका को लोन दिया था 2000 करोड़ का, तो इन 2000 करोड़ की जब वसूली हुई तो सरकार को पैसा मिल गया। तो ये ऋणों की वसूली भी पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है, क्योंकि इसकी वसूली होने से सरकार के जो एसेट्स है, संपत्तियां, वो कम हो जाती हैं। ऋण एवं उधार, सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
अपने घाटे को पूरा करने के लिए, विकास संबंधी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार ऋण लेती है। ये ऋण जो है बैंकों से लिया जा सकता है, ये ऋण जो है राज्यों से लिया जा सकता है, ये ऋण जो है विदेशी बैंकों से लिया जा सकता है, इसके अलावा विदेशी देशों से भी लिया जा सकता है। इससे सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है। और नेक्स्ट है, सरकार पैसों का जुगाड़ करने के लिए, अपने खर्चों को चलाने के लिए, विकास कार्य करने के लिए सरकार के जो व्यय उद्यम है, उस उद्यमों में सरकार जो शेयर है, शेयर को निजी हाथों में बेचकर भी प्राप्त आय अर्जित कर सकती है। और सरकार के शेयरों को निजी हाथों में बेचने को विनिवेश कहा जाता है। तो ये तो होगी पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियों के बाद हम बात करेंगे बजट व्यय की, यानी कि बजट एक्सपेंडिचर। बजट व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्चा। सरकार के वे अनुमानित व्यय जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने होते हैं, उसे हम बजट व्यय कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय वास्तव में सरकार की वे व्यय होती हैं जिससे ना तो परिसंपत्तियां बढ़ती हैं और ना ही सरकार की लायबिलिटी कम होती है। यानी कि परिसंपत्तियों और लायबिलिटी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और राजस्व व्यय में जैसे होता है रक्षा व्यय, ब्याज का भुगतान करना, वेतन देना, पेंशन देना, आर्थिक सहायता प्रोवाइड करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, परिवार कल्याण संबंधी व्यय देना, इसके अलावा जो है बाढ़ नियंत्रण में खर्च करना, ग्रामीण विकास करना, छोटी छोटी सड़कें बनाना, आर्थिक सहायता देना, राज्य एवं सरकार और संघ सरकार को अनुदान देना, ये सब राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। राजस्व व्यय के बाद हम बात करेंगे पूंजीगत व्यय की। पूंजीगत व्यय सरकार की वे व्यय होती हैं जिससे सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। यह भी सरकार की देयताएं कम हो जाती हैं, यानी कि सरकार अपने एसेट्स बढ़ा लेती हैं। जैसे सरकार ने ऋणों का पेमेंट कर दिया तो दायित्व कम हो गए। सरकार ने इस राज्यों और संघों को ऋण उपलब्ध करा दिया, सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ गई। सरकार ने कहीं पर सरकारी उपक्रमों को खोला, हॉस्पिटल खोला, स्कूल खोला, यूं कहें सरकार ने कंपनियां खोली, ठीक है ना। इन सब से सरकार के जो व्यय होते हैं इन्हें पूंजीगत व्यय कहते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा था वो था सरकार के संगठक की बजट के अंग। बजट के अंगों को पढ़ते पढ़ते हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि बजट आखिर होता कितने प्रकार का, कितने प्रकार के बजट बनाए जा सकते हैं। अगर पूरे विश्व के बजट की अगर चर्चा करें हम, पूरे विश्व के बजट को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक है आपका संतुलित बजट और दूसरा है आपका असंतुलित बजट। संतुलित बजट एक ऐसा बजट होता है जहां पर सरकार की प्राप्तियां और सरकार के व्यय के बीच संतुलन होता है, यानी कि दोनों ही बराबर होता है। जितना प्राप्तियां उतना आय, ना ज़्यादा ना कम, दोनों इक्वल होता है। तो ऐसे बजट को संतुलित बजट कहते हैं। और वास्तव में संतुलित बजट विकसित देशों के द्वारा ही बनाया जाता है, जो कि आज की डेट में बहुत कम देशों के द्वारा बनाया जाता है। और दूसरा होता है असंतुलित बजट, एक ऐसा बजट जहां पर प्राप्तियां और व्यय, यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के जो इनकम है वो दोनों बराबर नहीं होती हैं। जब बराबर नहीं होती हैं तो ऐसे में इनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है बचत का बजट और दूसरा होता है घाटे का बजट। बचत का बजट ऐसा बजट होता है जिसके अतिरिक्त बजट भी कहते हैं, जहां पर सरकार की प्राप्तियां सरकार के व्यय से ज़्यादा होती हैं, यानी कि प्राप्ति माइनस व्यय, इसको हम बचत का बजट कहते हैं। और ये केवल और केवल विकसित देशों के द्वारा बनाया जाता है। देश में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तब ये वाला बजट बनाया जाता है। और नेक्स्ट जिसको कहते हैं हम विकासशील देशों का बजट। विकासशील देशों का बजट यानी कि घाटे का बजट एक ऐसा बजट होता है जहां सरकार की प्राप्तियां उसके व्यय से कम होती हैं, यानी कि व्यय ज़्यादा और प्राप्तियां कम। ये इसलिए होता है ताकि देश के विकास कार्यों को, रोजगार संबंधी योजनाओं को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। तो जब घाटे की बजट की बात कर रहे हैं तो हमें ये पढ़ना चाहिए आखिर बजट घाटा कितने प्रकार का होता है, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट डिफिसिट्स। हम उसके लिए बजट घाटे की अगर बात करें, बजट घाटा होता क्या है, सरकार का एक ऐसा बजट जहां पर सरकार के व्यय सरकार के बजट प्राप्तियों से अधिक होती है, उसे बजटीय घाटे कहते हैं। बजटीय घाटे कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं बजट व्यय माइनस बजट आय।
यानी कि सरकार के जो खर्चे हैं उसमें से हम सरकार के आय को घटा देते हैं। ठीक है, अब बजट घाटे को जब पढ़ लिया तो हमें ये भी पढ़ना चाहिए बजट घाटे की क्या कोई वर्गीकरण होता है। तो बजट घाटे को 3 वर्गों में बांटा गया है, राजस्व बजट, राजकोषीय बजट घाटा और प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। जिसमें राजस्व घाटा को अगर पढ़ें तो राजस्व घाटा, राजस्व की इसमें केवल राजस्व ही लिया जाता है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर होता है। पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय का इसमें कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियों का जो अंतर होता है वही राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटे के बाद हम बात करते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट। राजकोषीय घाटा वास्तव में क्या होता है, जो बजट होता है उस बजट का जो कुल व्यय है, जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल होता है, ठीक ना, कि कुल प्राप्तियां, जिसमें से राजस्व प्राप्तियां और उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियों में जो उधार लिया जाता है उसको शामिल नहीं करते हैं, तो उधार के छोड़कर बाकी सारी प्राप्तियों का जो अंतर होता है उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो यहाँ पर राजकोषीय घाटा कैलकुलेट करने का मतलब होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां जिसमें उधार शामिल नहीं होंगी का अंतर, और आपका कुल व्यय में दोनों व्यय शामिल होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका जाता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। कुल प्राप्तियों में भी दोनों व्यय शामिल होता है, राजस्व प्राप्तियाँ प्लस पूंजीगत प्राप्तियाँ। बस एक चीज़ नहीं होती, पूंजीगत में उधार शामिल नहीं करते, उधार को छोड़कर कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर ही राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटे के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट घाटा होता है जिसको बोलते हैं हम प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और भुगतान किए जाने वाले ब्याज, इन दोनों का अंतर होता है। यानी कि सरकार के द्वारा जो ऋण लिया गया उसका अगर ब्याज के भुगतान को छोड़ दे तो वास्तव में सरकार की जो नेट घाटा कितना हो रहा है, इसको पता करने के लिए प्राथमिक घाटा निकाला जाता है। और यहाँ पर प्राथमिक घाटे का फार्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ये तो हो गए घाटों के प्रकार। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है राजकोषीय नीति से आप क्या समझ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डिफिसिट। अक्सर टीवी वगैरह में इसके बारे में आपने सुना होगा कि राजकोषीय नीति सरकार की ऐसी है वैसी है। तो राजकोषीय नीति अगर है क्या, राजकोषीय नीति की अगर बात करें, एक ऐसी नीति होती है जहां पर सरकार अपने व्यय एवं आगम यानी कि आय के कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभाव को रोकने के लिए करती है। एक ऐसी नीति होती है जहां पर सरकार अपने बजट को इस प्रकार से तैयार करती है ताकि उसका उपयोग राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए, उत्पादन और रोजगार के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये बजट संबंधी होता है इसलिए इसे बजटीय नीति भी कहते हैं। और राजकोषीय नीति के उद्देश्य वही होता है जो एक बजट के उद्देश्य होता है, जैसे पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, यानी कि देश में जो है विनिवेश या निवेश की स्थिति को बढ़ाया जाना, विनियोग के लिए संसाधनों को एकत्रित किया जाना, आय की असमानताओं को कम करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। ये 4 प्रमुख उद्देश्य होता है राजकोषीय नीति की। तो ये रहा आपका ये वाला कंप्लीट चैप्टर नंबर 5। मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें मैं लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 की बात करूँगा। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।